बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जिस कारकुन की डेथ हुई थी दौरान एहतजाज, जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था लाहौर से, और फैसल नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुन की डेथ हुई थी। और उसमें पुलिस पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पुलिस ने कत्ल किया है। अब उनकी फ़ैमिली ने एक दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त है कब्र कुशाई की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस मामले को आगे लेकर जाना चाहती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस माफिया को माफ़ करने या छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की मरकज़ी क़यादत ने जब इनको सपोर्ट करना और बैक करने का ऐलान किया है कि वो ना सिर्फ माली इमदाद करेंगे बल्कि उनकी हर तरह की जो इखलाकी इमदाद है वो भी जारी रखेंगे अपने कारकुनान की, जिसके बाद आज बेवा जो है फैसल की, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद किया गया था और 14 मई को सियालकोट में जलसा होना था, और जिस DPO ने खड़े होकर तकरीरें की थीं और जिसको मरीम नवाज़ ने रीट्वीट किया था, वो DPO कैसे पकड़ा गया है और उसके ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई शुरू हो गई है, और कैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अहकामात जारी किए हैं DCO, RPO और DPO के ख़िलाफ़। और मरीम नवाज़ का जो लाडला था अब उसके दिन भी पूरे हो गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का बहुत बड़ा फ़ैसला है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो डस्का इलेक्शन धांधली का केस था, उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अफसरान थे उस वक्त, जो DC थे और AC दोनों के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का कहा था कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, और साथ ये भी कहा था कि महकमाना कार्रवाई शुरू की जाए। दोनों अफसरान ने, जो साबिक DC और साबिक AC हैं सियालकोट के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, जिस पर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने केस पर समाअत की। अदालत ने DC सियालकोट ज़ीशान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुअत्तल कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन से 30 जून को तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने DC सियालकोट ज़ीशान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया था। आप जानते हैं कि जो डस्का इलेक्शन केस है और जो मुबैना धांधली का मामला है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जितवाना था और मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर कत्लेआम भी किया, गुंडागर्दी की, सारा दिन वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत होती रही। किसी भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के ख़िलाफ़ जो MNAs और MPs थे, और वो उस हलके में जहाँ पर इलेक्शन था वहाँ गए, वहाँ पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर सारा कुछ होता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा जो हालात ख़राब करने और साफ़ और शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट बने, किसी के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई ना की गई। लेकिन जो वहाँ पर इंतज़ामिया थी, उस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने इंतकाम के तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू की थी, जिसमें साबिक DC और साबिक AC के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है अदालत ने, और अदालत ने 30 जून को तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरअक्स इंक्वायरी शुरू की है। डस्का इलेक्शन में इंतज़ामी अमूर की ड्यूटी थी। इलेक्शन कमीशन ने सेशन जज सियालकोट पर इस्तग़ासा भी दायर कर रखा है। ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा भी नहीं थे। अदालत इलेक्शन कमीशन की जारी इंक्वायरी ख़त्म करने का भी हुक्म दे, और साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो सारे का सारा मामला है ये आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और इस वजह से, क्योंकि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई आप जानते हैं कि बाद में ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि पुलिस में जो लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत में भी मुस्लिम लीग नून के इशारों पर काम करते थे, हमज़ा शहबाज और अनस नाउला के इशारों पर काम करते थे। यही वजह है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है, जिसको अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड करते हुए 30 जून तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया है। दूसरी तरफ जो फैसल अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुन थे, जिनकी डेथ हुई थी लॉन्ग मार्च जिस दिन लाहौर से निकला था, और लाहौर से निकल कर जो 25 मई का वाक़या है, और रावल पुल के पास कहीं जो इनकी डेथ हुई थी फैसल अब्बास की, उसके हवाले से आप जानते हैं कि मुकदमा दर्ज करने का भी कहा गया, और ये भी कहा गया कि ये पुलिस ने धक्का दिया है और पुलिस ने कत्ल किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि जब ये सारा वक़ूआ हुआ और सारा मामला हुआ तो जो मकतूल था उसको दफना दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस तरह नहीं बन सकी थी।
अब उनकी बेवा ने, फैसल अब्बास की बेवा ने एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर की कैंट कचहरी में, और ये उनकी तरफ से जो दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन फैसल अब्बास और मेरे खावंद रावी पुल से गिरकर जान बहक होने का जो मामला था उस पर जो बीवी हैं उन्होंने कब्र कुशाई का अदालत से इस्तदा की है कि मेरे खावंद की कब्र कुशाई करवाई जाए, पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या उनको जो चोटें आई हैं या उन पर कोई तशद्दुद किया गया है या उनकी जो डेथ हुई है कैसे वो गिरे हैं, और क्या उसमें ये साबित होता है कि किसी ने धक्का दिया है, इस पोजीशन में वो गिरे हैं और वहाँ पर चोटें आई हैं, या वो वहाँ पर एक्सीडेंटली गिरे हैं। इन सारी चीज़ों को का पता लगाने के लिए उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने पुलिस से कल तक के लिए जवाब तलब किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस पर समाअत की। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैसल अब्बास की वजूहात, मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, CCPO लाहौर और दीगर जो अफसरान हैं उनकी इमा पर शोहर को मारा गया। शोहर को 25 मई को रावी पुल से गिराया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की मुबैना गफलत के बायस शोहर गिर कर जहाँ बहक हुआ। अदालत कब्र कुशाई का हुक्म दे ताकि मौत की वजूहात का इल्म हो सके। इससे पहले फवाद चौधरी भी उनकी रिहाइश गाह पर गए थे कल, और उन्होंने भी वहाँ जाकर मीडिया से बात की थी और ये कहा था कि ये एक कत्ल है और जानबूझकर पुलिस की तरफ से। देखें, दो चीज़ें हैं, या तो पुलिस ने धक्का दिया है या पुलिस ने वहाँ पर ऐसे हालात बना दिए थे कि उस खौफ की वजह से, डर की वजह से वो भागे हैं और वो गिर गए हैं। दोनों सूरतों में ये सुइसाइड नहीं है, ये होमोसाइड है। इसको एक्सीडेंटल इस वजह से नहीं कह सकते कि ये उसकी को अपनी ख़ता की वजह से नहीं हुई। अगर एक बंदे को आगे मौत नज़र आ रही है, शेलिंग है, गोलियाँ चलाई जा रही हैं या पुलिस पीछे लग गई है, तो वो बंदा जान बचाने के लिए अगर भागता है और वो गिर जाता है तो ये भी पुलिस के ज़ुमरे में जाता है। और फिर इस पर जब तफ्तीश होगी तो वो जो RDO का मामला है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि लाहौर में लाशें गिराई जाएँ और ये सारा मामला वो वज़ारत दाखिला की तरफ से कहा गया है कि वो फ़ेक है, लेकिन चीज़ें ये हैं कि खौफ पैदा करने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, और यही वजह है कि ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस पर अदालत ने कल ही जवाब तलब कर लिया है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 14 मई को सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था और इमरान खान ने उस जलसे में आना था, और उस जलसे में क्योंकि बहुत बड़ा जलसा होना था, उस खौफ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इन्होंने वहाँ पर अल सुबह ही जिस दिन जलसा होना था, जब सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके, तो इन्होंने वहाँ पर धावा बोल दिया, शेलिंग की, कारकुनान को गिरफ़्तार किया, उस्मान डार को गिरफ़्तार कर लिया, बाकी क़यादत को, और कहा कि ये अक़लियती जो बिरादरी है उनका पार्क है या उनका ये मैदान है, इस वजह से यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जो अक़लियती रहनुमा हैं वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है ये बेसिकली जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको आपस में लड़वाना चाहती है और ये हालात ख़राब करना चाहती है। वहाँ पर आए रोज़ वहाँ पर क्रिकेट भी खेली जाती है, वहाँ पर फंक्शंस भी होते हैं, वहाँ पर कोई मजहबी इवेंट नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए। वो जो DPO था जिसको मरीम नवाज़ ने शाबाश दी थी, वो DPO आकर तकरीर करता है और कहता है कि कल को ये आपकी प्रॉपर्टी में या आपके घर में कहे कि हमने जलसा करना है तो क्या आप उसकी इजाज़त देंगे। वो उस हद तक चले गए थे। फिर जो DC थे और वो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज को खुश करने के लिए उन्होंने वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने तशद्दुद किया, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया, जलसा नाकाम करना चाहते थे और वहाँ से फिर जलसा गाह तब्दील की गई, जलसे का इंतज़ामात सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए, इमरान खान को सिक्योरिटी ना दी गई। उन सारे मामलात पर एक दरख्वास्त जो दायर की गई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को, इंक्वायरी का कहा गया था कि सारे मामले पर बताया जाए कि जो कुछ इनकी तरफ से किया गया है वो आइन के मुताबिक था, कानून के मुताबिक था या गैर कानूनी था। और फिर साथ ये भी कहा गया था कि जो DPO है, DCO है या RPO गुजरांवाला, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उस पर जो सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उन्होंने आज हेयरिंग होती रही, बाकायदा तमाम फ़रीक़ैन को सुना और आज उन्होंने फ़ैसला दिया। और सियालकोट की अदालत ने PTA जलसे के दौरान इंतज़ामिया की मुदाखलत और गिरफ़्तारी केस पर समाअत की और अदालत ने RPO गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और DPO सियालकोट के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का हुक्म जारी कर दिया।
अदालत ने जो दूसरी डिक्लेरेशन दी जो सबसे अहम है, अदालत ने हुक्म दिया कि 14 मई को जलसे से कबल इंतज़ामिया की यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ खिलाफ कानून हैं। उस्मान डार की गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी थी। RPO गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर और DPO सियालकोट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया। RPO गुजरावाला को कहा गया कि आप डिप्टी कमिश्नर और DPO के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अदालत ने ये कहा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इंक्वायरी होती है और अगर ये अदालतों की बात मानते हैं तो आज हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ कौम से माफ़ी मांगेंगे और ये तस्लीम करेंगे कि ये उस दिन हालात ख़राब करना चाहते थे और इन्होंने जो एक पूरा एक वावेला मचाया और जो अक़लियती जो रहनुमा हैं अपने इनकी जमात के, उनको इस्तेमाल किया। आज अदालत कह रही है कि 14 मई का जो इंतज़ामिया का एक्शन था, जलसे के इंतज़ामात को तबाह बर्बाद करना था, वो सारे का सारा गैर कानूनी था। उस दिन जो पकड़ धकड़ थी, जो कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, वो गैर कानूनी था। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है, इन्होंने 3-4 मुकदमात दायर कर दिए थे, वो सारे के सारे अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिए हैं और अदालत ने कहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और बाकायदा RPO गुजरावालों को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि DC सियालकोट और DPO सियालकोट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश की जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था 14 मई का, आज अदालत ने उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।